मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लाई हूँ 100 बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, किसी भी आपके प्रैक्टिस सेट में या किसी भी आपके जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनमें नहीं मिलने वाले हैं। तो आइए फटाफट से आज हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 100 के 2 सेट ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेडाइवल से और मॉडर्न से। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं तीनों पोर्शन से मिक्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सत्ताहीन राजकुमार किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बहराम शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहराम शाह को सत्ताहीन राजकुमार किसने कहा? तो मिन्हाजुस सिराज ने बहराम शाह को सत्ताहीन राजकुमार कहा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में नायाब लश्कर पद का सृजन किसने किया था? तो ये जो पद है, कई बार हमें ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इस पद का सृजन किसने किया, ख्वाजा नाम का अधिकारी किसने नियुक्त किया। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, तो नायाब लश्कर पद का सृजन किया रज़िया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी के युद्ध को किसने भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात कहा? तो ये कहा था बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसने कहा था कि भारतीय वस्त्र हमारे कक्षों और शयनागारों में प्रवेश कर चुके हैं? तो आंसर है इसका डेनियन डेफो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पहली तार लाइन कब और किन क्षेत्रों के बीच शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे रेल लाइन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर तार लाइन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो शुरू हुई थी 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच। क्वेश्चन 7 है हमारा, महलवाड़ी प्रथा को पंजाब में किस नाम से जाना जाता था? तो जो महलवाड़ी या माहलवाड़ी प्रथा थी उसको पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन को खुफिया कातिल किसने कहा है? तो बलबन को खुफिया कातिल बर्नी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब ए दीवान पद का सृजन किसने किया था? तो साहिब ए दीवान, ठीक है, बलबन ने किया था। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ख्वाजा नामक पद किसने किया था, तो बलबन ने किया था। तो ख्वाजा को, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया है कि ख्वाजा पद का सृजन किसने किया था या ख्वाजा नामक अधिकारी को सबसे पहले किसने नियुक्त किया था, ये बहुत कॉमन हो गया। तो इसकी लैंग्वेज चेंज करके आपको दिया जा सकता है कि साहिब ए दीवान पद का सृजन किसने किया था। ठीक है, तो बलबन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1853 के चार्टर एक्ट से पहले तक नागरिक सेवा में सारी भर्ती किसके द्वारा होती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा। तो अब देखिए, इसके बाद में क्या होने लगा, 1853 के बाद में ये एक एग्ज़ाम के थ्रू होने लग गई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले कैसे होती थी, ये डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस थानों की व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की? तो की थी ये कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने पहला राजनीतिक भाषण कहाँ दिया था? देखिए, बात किसकी हो रही है, पहले भाषण की नहीं हो रही, पहले राजनीतिक भाषण की बात हो रही है। तो ये बनारस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलम संवत 1825 ईस्वी में किसकी याद में प्रारंभ किया माना जाता है? तो कोलम संवत की अगर हम बात करें तो ये आदि शंकराचार्य की याद में प्रारंभ किया माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि कब से शुरू माना जाता है, 1825 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा चैत्य ग्रह किसे कहा जाता है? तो कर्ले चैत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो हतापलेखन और एक दंडिक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपसे ये भी इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हतापलेखन और एक दंडिक कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महाजनपद के सिक्कों के पूर्व भाग पर राजा के नाम के अनुरूप पृष्ठ भाग पर देवता का अंकन मिलता है? मान लीजिए किसी राजा का नाम इंद्रवर्मन है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे किसकी देवता की फ़ोटो रहेगी, एक साइड तो राजा की रहेगी, दूसरी साइड इंद्र का ही अंकन मिलेगा। तो ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है पांचाल की। ठीक है, मतलब पांचाल जनपद के जो सिक्के मिले हैं उनमें एक साइड राजा का और उसी के नाम के अनुरूप देवता का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, उड़ीसा का खंडगिरी गुहालेख किस धर्म से संबंधित है? तो खंडगिरी गुहालेख जैन धर्म से संबंधित है।
लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, और याद रखिएगा मत्स्य पुराण ही पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत सही अर्थ में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकती, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने ये कहा था? ठीक है, तो ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, ये दो अलग अलग हैं। एक तो ये कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थ में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकती, ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अरब है, मतलब हिंदुस्तान अरब नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए ये मुस्लिम राज्य नहीं हो सकता, वो अलग है। लेकिन ये वाला हमारा जो कथन है वो अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन को, एक मिनट फ्रेंड्स, अलाउद्दीन को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसने कहा? तो ये कहा है लेनपुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? निग्रोध ने। देखिए हम जानते हैं दूसरा नाम, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है दीपवंश और महावंश के अनुसार। ठीक है, हम जानते हैं उपगुप्त का नाम, तो नॉर्मली उपगुप्त को माना जाता है, लेकिन दीपवंश और महावंश के अनुसार अगर आपको स्पेसिफिकली नेम दिए जा रहे हैं तो वो किसको बताया जाता है? निग्रोध को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन के रणथंबोर विजय अभियान के अंतर्गत किस दुर्ग का नाम बदलकर शहर-ए-नौ कर दिया गया था? तो झाइन दुर्ग था जिसका नाम बदलकर शहर-ए-नौ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी काल में संग-ए-मगरबी किसे कहा गया? तो ये एक मतलब तोप की तरह होती थी, शिला प्रक्षेपास्त्र, मतलब एक तोप होती थी जिससे पत्थर फेंके जाते थे। तो मगरबी पूछा जा सकता है आपको कि ये क्या थी, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के उत्तर भारत के अभियान के तहत किस जगह का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था? ठीक है, तो जालौर का नाम ही जलालाबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के पतन के बाद वहाँ के शासक राय कर्णदेव को देवगिरी का शासक रायचंद्र देव ने अपने यहाँ शरण दी। रायचंद्र देव ने कर्णदेव को अपने राज्य का कौन सा क्षेत्र शासन करने के लिए दिया? देखिए यहाँ थोड़ा सा करेक्शन आएगा क्वेश्चन में, रायचंद्र देव को आएगा। ठीक है, राइट। एक मिनट, मैं इसको दोबारा करेक्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए शरण किसने ली थी? शरण रायचंद्र देव ने शरण दी थी, तो ठीक है, मैं करेक्ट इसको कर लिया है। रायचंद्र देव ने कर्णदेव को अपने राज्य का कौन सा क्षेत्र शासन करने के लिए दिया? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि शरण तो दी थी, लेकिन वो अपना गुजारा कैसे करते थे? तो उनको बगलाना, मतलब जिनकी राजधानी क्या थी? नंदुबार। ठीक है, तो बगलाना का क्षेत्र दिया था कर्णदेव को। ठीक है, रायचंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वारंगल दुर्ग का निर्माण किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ की बात हो रही है तो गणपति देव, इन्होंने प्रारंभ किया था, और उनकी पुत्री रुद्रांबा देवी ने इसको पूर्ण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बालादस्ती किसे कहा जाता था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बालादस्ती। तो बालादस्ती कहा जाता था मध्य एशियाई घोड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में किन शासकों को शाहानुशाही कहा जाता था? तो शक सम्राट जो थे उन्हें शाहानुशाही भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में सर्वप्रथम महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है? तो महासामंत वर्ड की बात हो रही है, तो महासामंत वर्ड का उल्लेख हमें मिलता है वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11वीं शताब्दी की किस संस्था में चरक संहिता और अष्टांग हृदय की पढ़ाई मुख्य रूप से होती थी? तो बात हो रही है 11वीं शताब्दी की। ठीक है, तो तिरुवाडुतुरई स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान में चरक संहिता और अष्टांग हृदय की पढ़ाई मुख्य रूप से होती थी। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की थी कि अगर संसद रिफॉर्म बिल पास करने में असफल रही तो वो ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे? तो ये आंसर है राजा राममोहन राय ने।
नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यदि भारतीय सैनिक हैदर अली जैसी बहादुरी का भी परिचय दें तो भी वह एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी जितना वेतन नहीं पा सकता। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इंडियन होते थे उनको वेतन बहुत कम मिलता था, भले ही वो अच्छी पोस्ट पे भी हो लेकिन उन्हें अंग्रेज अधिकारियों से कम वेतन मिलता था। तो इस बात को किसने कहा है? टी.आर. होम्स ने, टी.आर. होल्म्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने बेटे को अवध का नवाब घोषित कर दिया था, उनके बेटे का क्या नाम था? तो ब्रिटिश कदर, ठीक है। तो ब्रिटिश कदर या कादिर दोनों ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो गीतांजलि के लिए मिला था। महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो ये फ्रेडरिक बी फिशर ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो आंसर है ठक्कर बापा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और बहुत शानदार वीडियो सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसमें मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन किससे रिलेटेड था? एनी बेसेंट से। ये आपको याद रखना है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम क्या था? तो वो था स्टार ऑफ इंडिया। मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ नामक शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई थी भगत सिंह द्वारा। शिमला का सन्यासी नाम से किसे जाना गया? तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश उपाध्याय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाघेला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो संगम का अर्थ है कवियों की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था, एकमात्र यहूदी था वो, ठीक है। नेक्स्ट है, किस आदिवासी नेता को धरती आबा कहा जाता है? तो पिता भी आप इसको कह सकते हैं, धरती पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो धरती आबा किस आदिवासी नेता को कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है हमारा, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कौमी आवाज़ पत्र प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने। औराव विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो भू राजस्व सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के, इसकी वजह से ही उन्हें लागू करने वाला व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है शर्फ कयानी, जो इनके राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन को सेनापतियों का सेनापति किसने कहा है? के.एस. लाल ने। नेक्स्ट है, मुबारक खिलजी ने किसे शेर खां की उपाधि दी थी? मोहम्मद मौलाना को। देखिए, मैंने यहाँ ये क्वेश्चन किस लिए लिया है, शेर खां हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी का नाम था, ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी से बहुत पहले खिलजी वंश की बात हो रही है। देखिए, वहाँ शेर खां की उपाधि एक और को भी दी गई थी। तो किसको दी गई थी? मोहम्मद मौलाना को दी गई थी और मुबारक खिलजी द्वारा दी गई थी। मुबारक खिलजी ने किसे काजी खां की उपाधि दी थी? तो देखिए, एक तो हमने देखा अभी शेर खां की, ठीक है, नेक्स्ट है काजी खां की। तो मौलाना बहाउद्दीन को मुबारक खिलजी ने काजी खां की उपाधि दी थी। साहिबाबाद का बगीचा या बेगम का बाग किसने बनवाया था? जहांआरा बेगम ने। मुगल शासन में निशान क्या था? तो निशान कहा जाता था शाही दस्तावेज को,
ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। औरंगजेब ने किस इतिहासकार को अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए खोजा था? ठीक है, या हिंदू इतिहासकार अगर बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन बनेगा, औरंगजेब ने किस हिंदू इतिहासकार को अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए खोजा था? तो आंसर है ईश्वरदास नागर। तो देखिए ये भी याद रहेगा कि इसके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो आंसर है शाह बेगम। ठीक है, इन्हीं का नाम ही मानबाई था। ये किसकी बेगम थी? जहांगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तुनिशा बेगम को अकबर ने कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महिला है और इनको गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बख्तुनिशा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है हमारा, गुरुद्वारा कानून कब बनाया गया? 1922 में। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक के लकड़ी के मंडप के गिरने से मृत्यु का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, जो इब्न बतूता को इस घटना की जानकारी देता है? तो इब्न बतूता ने इसके बारे में लिखा है, लेकिन इसकी जानकारी किसने दी थी इब्न बतूता को? शेख रुकनुद्दीन ने इस घटना की जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी परिवर्तन के संबंध में किसने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा? आंसर है लेनपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को अमीर अखबार की उपाधि किसने दी? ख्वानबीन ने। फ्रेंड्स शायद ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि किसे दी? तो वो है ख्वानमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुबुल अशा किसकी रचना है? अलकशकंदी की। अबुल फजल ने किसको सादा लहू कहा? आंसर है टोडरमल। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, तारीख सलातीन अफ़गाना किसकी रचना है? तो ये है अहमद यादगार की। ठीक है। नेक्स्ट है, बहादुरी तोड़ी और नायकी कल्याण रोगों का आविष्कार किसने किया था? तो नायक बख्शू थे जिन्होंने बहादुरी तोड़ी और नायकी कल्याण राग, ये राग की 2 वेरिएशन हैं, तो इनका आविष्कार नायक बख्शू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहफतुल हिंद किसके द्वारा और किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई है मिर्ज़ा मोहम्मद के द्वारा। और मिर्ज़ा मोहम्मद कौन थे? औरंगजेब के ये पोते थे। ठीक है, और संगीत पे लिखी गई ये पुस्तक है, तो इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि औरंगजेब ने ऐसी कोई भी रचना अपने सामने होने नहीं दी थी, संगीत का विरोध किया था इसलिए। हालांकि वो खुद मतलब अच्छे संगीत वादक थे फिर भी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार किसके शासनकाल में किया गया? तो याद रखिएगा 9 नोकदार मेहराबों की बात हो रही है, तो अगर 9 नोकदार मेहराबों की बात हो तो वो शाहजहां। ठीक है। सल्तनत काल में शाही शस्त्रागार को क्या कहा जाता था? आंसर है क्रूरखाना। फख्र ए मुदब्बिर किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? युद्ध की कला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में एलची और साफिर शब्दों का संबंध किससे था? तो ये राजदूतों को कहा जाता था एलची और साफिर। फसल सस्यवर्तन पद्धति मध्यकाल में किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक, और ये क्या होती थी? ये होती था फसल चक्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपने गेहूँ उगाया है तो गेहूँ जब आप काट लेंगे उसके बाद आप कुछ उगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी मेन फसल उगाएंगे। ठीक है, तो फसल चक्र जो होता था उसको कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इकलौता विद्रोही था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने माफ़ किया है और साथ ही खिलत भी प्रदान की थी? क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने किसी भी विद्रोही को माफ़ नहीं किया था, उन सबको दंड दिया था, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा था जिसको उसने माफ़ भी किया था और साथ में खिलत भी दी थी, तो वह है आइन उल मुल्क। ये मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही ख़ास था, लेकिन बाद में इसने विद्रोह कर दिया क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इससे बहुत प्रेम करता था, बहुत लगाव था मोहम्मद बिन तुगलक को, तो इसने इसको माफ़ कर दिया और वापस से इसको खिलत प्रदान की थी। नेक्स्ट है, मुनशाते महरू किसकी रचना है? तो ये है आइनुल मुल्क की। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुबुल अश किसने लिखी? अलकशकंदी, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के निकट कहाँ पर हुई थी। देखिए हम लोग अभी तक हर एग्जाम में हमारे आता है, अभी तक बहुत बार आया है कि कहाँ पर हुई थी, थट्टा के निकट, थट्टा के निकट। लेकिन थट्टा के निकट कहाँ हुई थी? सोंदा नामक ग्राम में। जिस हिसाब से हमारे कॉम्पिटिशन का लेवल डे बाई डे टफ होता जा रहा है, उसमें और अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं और डीप वाले क्वेश्चंस आपको लेके आऊँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए आप उनको ईजिली कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में इतलाकनामा क्या था? तो ये सैनिकों को वेतन प्राप्ति का एक आज्ञा पत्र होता था। तो देखिए मतलब आज्ञा पत्र किस तरीके से होता था, ये एक उनको एक लेटर टाइप दिया जाता था, मतलब सुल्तान की तरफ से एक आज्ञा होती थी। वो सैनिक उस आज्ञा पत्र को दिखा के फिर वहाँ से नेक्स्ट जहाँ से इनको वेतन मिलता था वहाँ से लेता था। लेकिन उस समय में कुछ भ्रष्टाचार ऐसा हो गया था और कुछ इनका जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा हो गया था। तो ये क्या करने लगे थे, उसमें टाइम ना लगे इसके लिए ये जो मीडिएटर्स होते हैं, जैसे ज़मींदार वगैरह बड़े ज़मींदार होते थे, ये उनको वो देकर और उनको कुछ कमीशन देकर उनसे अपना वेतन ले लिया करते थे। तो अपने वेतन का थोड़ा भाग उन्हें देकर उनसे तुरंत ही मतलब हैंड टू हैंड ले लिया करते थे, क्योंकि जो मेन वो था लेने में उसमें टाइम लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने धूप घड़ी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किसे सल्तनत युगीन जयसिंह भी कहा जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युगीन जयसिंह भी कहा गया है, क्योंकि देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। इसने जैसे ये जल घड़ी बनवाया और धूप घड़ी बनवाया, ये सारी चीज़ें जैसे जयसिंह ने इन टेक्निक्स पे ध्यान दिया था, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी इन चीज़ों पर ध्यान दिया था। तुगलक काल में मीनार-ए-ज़रीन नाम से किसे जाना गया है? तो अशोक के दिल्ली टोपरा लाट को ही मीनार-ए-ज़रीन नाम से जाना गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को दीवाने खैरात के लिए दान किया था? तो देखिए वही मैंने आपसे बात कही कि डीप क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो हमें बहुत अंदर से पढ़ना पड़ता है। तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया था, और राजस्थान की जो राजस्थान से जो उसको आय होती थी, राजस्व जो मिलता था, वो पूरा दीवाने खैरात के लिए वो दे दिया करता था। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई से प्राप्त आय को किस मद पे खर्च करता था? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे काम किए, बहुत ही सारे काम किए हैं। तो हर विभाग के लिए उसे फिक्स इनकम का भी इंतज़ाम करना होता था कि वो फिक्स इनकम उसकी कैसे उस मद में वो खर्च करे। तो उसने हर चीज़ के लिए एक अलग अलग कर दिया था। जैसे राजस्थान की हमने देखा अभी ऐसे दे दिया करता था, और जो सिंचाई से प्राप्त होती थी वो किसको दिया करता था? वो धार्मिक व्यक्तियों और विद्वानों को दान में दिया करता था। तो हर चीज़ के लिए इसने सेपरेट कर लिया था चीज़ों को, मतलब व्यवस्था इसने करी थी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार संघ आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो NM लोखंडे। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर्स के मिल जाएंगे आपको, कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें हार्डली प्रीवियस ईयर के, लेकिन वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने उनको इसमें लिया है। ठीक है, बाकी सारे ही क्वेश्चन आपके लिए न्यू मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को सैनिकों की पौधशाला भी कहा जाता था? तो अवध को कहा जाता था, क्योंकि जो अवध था, जो ब्रिटिश रेजिमेंट थी, उसमें जो इंडियन सैनिक थे उसमें से जो मोस्टली थे वो अवध से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में वंशानुगत सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो जो वंशानुगत सैनिक होते थे मतलब फिक्स हो गए, वो ऐसा नहीं है कि युद्ध के टाइम पे ही आएंगे और तब लड़ेंगे, तो उनको मॉल कहा जाता था। अब देखिए मॉल हो गए रेगुलर वाले, अब जिनको सिर्फ युद्ध के टाइम पर बुलाया जाता था उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था भृतक। ठीक है, तो हमने दोनों ही देख लिया, रेगुलर वाले मॉल कहे जाते थे, और जो अनियमित होते थे भाड़े के जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? भृतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हम सभी जानते हैं हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का पिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, भाग्य से गुप्त भेंट नामक ऐतिहासिक भाषण किससे संबंधित है? तो ये जो है ये भाषण संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। जब देश को स्वतंत्रता मिल रही थी उस समय जो जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उस भाषण को मतलब जो टाइटल दिया गया वो भाग्य से गुप्त भेंट दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त हुआ? देखिए लास्ट गवर्नर जनरल
माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन की तो राजगोपालाचारी। लेकिन राजगोपालाचारी कब तक रहे गवर्नर जनरल के पद पर? तो वो रहे थे हमारे 26 जनवरी 1950, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया तब से गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था। ये आज़ादी झूठी है नारा किस पार्टी ने दिया था? तो जब आज़ादी मिल गई थी, हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया था, तो उन्होंने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह नारा दिया था कि आज़ादी झूठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 तक कितनी रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थी? तो 136 रियासतें थी जो सम्मिलित हो चुकी थी, और बाकी के बारे में हम जानते भी हैं, जैसे आपकी कश्मीर हो गई, हैदराबाद हो गई, ये जो रियासतें ये बाद में भी सम्मिलित हुई हैं। मतलब आज़ादी के बाद भी कई रियासतों का सम्मिलन हुआ है। ठीक है, तो तब तक 136 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कब और किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया? यहाँ मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी इस क्वेश्चन के बारे में। जनवरी 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पारित हुआ था। और इसी के साथ, जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा संविधान बना था, जो संविधान सभा बनी थी, वो बेसिकली किस पर बेस्ड थी? नेहरू रिपोर्ट पर। एज इट इज़ नेहरू रिपोर्ट को उठा लिया गया था उसके लिए। लेकिन अगर हम देखें कि जो संविधान सभा बनी थी उसका बेस कौन सा था, तो नेहरू रिपोर्ट से भी पहले ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो था वो हमारी संविधान सभा का बेस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1825 में कैलकाटा में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ ही टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको डेली, लगभग डेली हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिससे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। और साथ ही ये वीडियो तो आप देख ही सकते हैं कभी भी, तो ये आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, और साथ ही अभी हम बहुत जल्दी यूपीएससी के लिए एक डिस्कशन चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी वॉलेंटियर रहेंगे। सभी मतलब एक टॉपिक उसमें दिया जाएगा, वो यूपीएससी के लिए ही नहीं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए या आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। और बात यहाँ हो रही है सिर्फ हिस्ट्री की। ठीक है, तो सिर्फ हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो हिस्ट्री के लिए ही। और ये प्रपोज्ड है हमारा 23 अगस्त से। तो 23 अगस्त से हम इस पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसमें हम सभी मिलकर सभी वॉलेंटियर करेंगे इसको, और सभी पहले टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे, उसके जो की फीचर्स हैं उन पर डिस्कशन होगा पर डे, और उसी के बेस पे फिर उसमें से क्वेश्चंस डेवलप भी किए जाएंगे। ऐसा मैंने कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वामा बोधिनी के संपादक कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारती किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? पत्र पत्रिकाओं में के अंदर आती है ये, तो ये द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। देखिए ये दो अलग अलग है, एंड का मतलब आप ऐसे मत मानिएगा कि पूरा एक नाम है, ये दो अलग अलग नाम हैं। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन नेशनलिज्म, ये दोनों पुस्तकों के लेखक थे विपिन चंद्र पाल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यूनिटेरियन मिशन कब और किसके प्रयासों से स्थापित हुआ? तो 1821 में राजा राममोहन राय और विलियम एडम के प्रयासों से ये हुआ। अब इसमें आपको यूनिटेरियन एसोसिएशन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी सेम है। यूनिटेरियन एसोसिएशन के अंडर ही इन्होंने यूनिटेरियन मिशन शुरू किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तुर्कों ने दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम किसके काल में आक्रमण किया? तो तुर्कों ने सबसे, देखिए यहाँ बात हो रही है तुर्कों की, ठीक है, अरबी फारसी इनकी बात नहीं हो रही, तुर्कों की बात हो रही है। तो तुर्कों ने सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोनों टेलीग्राम लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, जिसमें आप प्री और मेंस दोनों के लिए ही वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।